लक्ष्मणपुर का राजा सत्यजीत एक बहुत ही प्रजापालक शासक था। एक दिन वह सोचने लगा कि देखा जाए कि उसके नगर के लोग दुखी हैं या खुश, अमीर हैं या गरीब, वे मूर्ख हैं या बुद्धिमान। यह सोचकर राजा ने अपने नौकर के कपड़े पहने, वह रंग रूप बदलकर महल से बाहर निकला, जिससे वह सड़कों पर भटक सके और किसी को यह पता न चले कि वह कौन है। राजा आगे बढ़ा। अंत में वह शहर की उस बस्ती में पहुंचा जहां पर सबसे गरीब लोग रहते थे। राजा एक घर के बाहर रुका जहां उसने हंसी और गाने गाने की आवाज को सुना। उसने घर के अंदर झांक कर देखा कि एक युवक और उसकी पत्नी दीपक के सामने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इतनी बदहाली और गरीबी के बावजूद वे लोग इतने खुश क्यों थे? राजा यह बात सोचने लगा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उस गरीब आदमी ने कहा, थके हुए यात्री अंदर आओ और हमारे साथ खाना खाओ। हमारे पास बहुत कुछ है, पर सच्चाई तो यह थी कि वे लोग बहुत ही गरीब थे। धन्यवाद कहकर राजा घर के अंदर आ गया। घर के अंदर उसे संतोष का माहौल महसूस हुआ और उसने कहा, आप क्या काम करते हैं और आप इतने खुश क्यों हैं? उस व्यक्ति ने बताया, मैं एक मोची हूँ। जब मैं किसी के पैर की उंगली को जूते से बाहर निकलने को देखता हूँ तो मैं उसके जूते को तुरंत मरम्मत कर देता हूँ। उससे जो भी कमाई होती है उससे मैं रात का खाना खरीद लेता हूँ। राजा ने पूछा, लेकिन अगर एक दिन आपकी कमाई बिल्कुल भी ना हो तो क्या होगा? मोची ने जवाब दिया, मैं ऐसे मामलों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता हूँ। इसके बाद उस मोची और उसकी पत्नी ने जो भी घर में खाना था उसमें से कुछ खाना राजा को भी परोस दिया। उस गरीब मोची ने आगे कहा, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो भगवान मेरे लिए दूसरा रास्ता खोल देते हैं और फिर सब कुछ ठीक वैसे ही होता जैसे कि होना चाहिए था। राजा उस गरीब की बातें सुनकर बड़ा ही प्रभावित हुआ, लेकिन वह बहुत ही उत्सुक था। वह उस गरीब के विश्वास और उसकी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहता था। राजा ने मन में निश्चय किया कि वह उस गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं होने देगा, पर उसके विश्वास का परीक्षण जरूर करेगा। अगली सुबह राजा ने शहर के प्रत्येक इलाके में दूतों को भेजकर यह ऐलान करवा दिया कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर जूतों की मरम्मत नहीं कर सकता। जब यह खबर मोची की पत्नी ने सुनी तो उसने अपने पति से कहा, इससे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे? उस गरीब मोची ने जवाब दिया, चिंता मत करो, हमारे जीवन में पहले भी तमाम मुसीबतें आई हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब ठीक वैसे ही होगा जैसे उसे होना चाहिए। फिर वह गरीब आदमी शहर की गलियों में घूमने लगा। थोड़ी देर में उसे प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए रुक गया। उसने देखा कि एक आदमी नगर के चौराहे पर पानी का मटका लिए हुए बैठा था और आते जाते राहगीरों को पानी पिलाता था। इसके बदले में राहगीर उसे कुछ सिक्के दे देते थे। गरीब मोची ने उस आदमी से पूछा, क्या कोई आदमी पानी बेचकर भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है? हाँ, जरूर कमा सकता है, उसके हाथ मजबूत होने चाहिए, पानी बेचने वाले उस आदमी ने जवाब दिया। जल्दी से वो गरीब मोची एक पानी का घड़ा अपने घर से उठा लाया और उसी नगर में एक दूसरे चौराहे पर बैठकर पानी बेचने लगा। शाम होते होते उसे खाना खरीदने लायक पर्याप्त पैसे जमा कर लिए थे। जब सूरज ढल गया तो राजा उस गरीब मोची के घर के बाहर पहुंच गया। गरीब मोची ने उसे देखते ही कहा, अंदर आओ मेरे दोस्त, आओ हमारे साथ खाना खाओ। जबकि असल बात यह थी कि वे खुद भी भूखे थे। राजा ने कहा, मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। जब मैंने राजा का यह फरमान सुना तो मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें भगवान ने छोड़ ना दिया हो और तुम कहीं और न जा चले गए हो। गरीब आदमी ने हंसते हुए कहा, कभी नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ ही रहेगा। देखो, अब मैं पानी बेचने का काम करता हूँ। वैसे तो यह एक कठिन काम है और मैं पहले की तुलना में कम कमाता हूँ, फिर भी शुक्र है कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। इसलिए आप देखें कि चीजें बिल्कुल वैसी हैं जैसी होनी चाहिए। राजा ने सोचा कि शायद यह परीक्षा पर्याप्त नहीं है। सुबह राजा ने एक फरमान फिर से जारी किया कि अब कोई भी शहर की सड़क पर पानी नहीं बेच सकता। मोची की पत्नी एक बार फिर से चिंतित हुई, यह तो बड़ी ही बर्बादी हो गई, अब हम क्या करेंगे? मोची ने कहा, चिंता मत करो, अब मैं जूते नहीं सी सकता और पानी नहीं बेच सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ नया जरूर होगा। तभी उसी पल उसने देखा कि उसके दरवाजे के आगे से लकड़हारों का एक दल जा रहा है। गरीब मोची दौड़कर उनसे मिलने गया और पूछा, क्या कोई आदमी लकड़ी इकट्ठा करके भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है? उनमें से एक लकड़हारे ने उत्तर दिया, यदि उसके हाथों में ताकत है और पीठ मजबूत है तो ये जरूर संभव है। उस रात को राजा एक बार फिर से भेष बदलकर गरीब मोची के घर में पहुंचा और कहा, मैंने पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचा। जब मैंने राजा का नया फरमान सुना तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। क्या तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है? मोची ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, अब मैं एक नए धंधे में खुश हूँ और मैं
अपनी जरूरत के हिसाब से कमाई कर पा रहा हूँ। काफी कुछ बदला है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है। इसके बाद वह बोला, मैं पूरे दिन लकड़ी काट कर लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ, फिर शाम को उसी लकड़ी को बेच देता हूँ। उससे जो पैसा कमाता हूँ उससे मैंने रात के लिए खाना और चावल खरीद लिए हैं। राजा ने देखा आदमी के विश्वास को हिलाने में नाकाम रही। अगले दिन राजा ने फिर से एक नई घोषणा कर दी कि सभी लकड़हारों को राज्य के रक्षक दल में शामिल किया जाएगा। इस घोषणा के बाद अब वह गरीब मोची चांदी की तलवार हाथ में पकड़े हुए राजा के महल के बाहर खड़ा हुआ पहरा दे रहा था, और वह अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहा था। उसके साथ कई लकड़हारे भी थे, जिन्हें राजा के रक्षक दल में शामिल कर लिया गया था। सूर्यास्त के समय लकड़हारों के दल के एक सदस्य ने अपनी अधिकारी से पूछा कि उन्हें दिन की दिहाड़ी कब मिलेगी। अधिकारी ने जवाब दिया, आपको वेतन महीने के अंत में ही मिलेगा। सभी लकड़हारों ने एक सुर में कहा, तब तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, हम पूरे महीने क्या खाएंगे। रात को जब गरीब मोची खाली हाथ अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। ये सुनकर उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, अब रात को खाने का तो भूल ही जाओ, हमारे पास तो एक अनाज का दाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। इसके बाद वह गरीब मोची अपनी चांदी की तलवार को लेकर नगर में गया। वहां पर उसने एक सुनार को अपनी चांदी की तलवार बेच दी और उन पैसों से एक महीने का राशन खरीद कर घर ले आया। जब उसकी पत्नी रात के लिए स्वादिष्ट खाना पका रही थी, तब एक गरीब मोची ने अपने कुल्हाड़ी से एक लकड़ी की तलवार बनाई। फिर उसने अपनी लकड़ी की तलवार को मयान में रखा, यह उम्मीद करते हुए कि किसी का ध्यान उस लकड़ी की तलवार पर नहीं जाएगा। उस रात को राजा एक बार फिर से भेष बदलकर गरीब मोची के घर में पहुंचा। राजा ने देखा कि वह गरीब आदमी खुशी में बहुत ही अच्छी सीटी की धुन बजा रहा था। हमेशा की तरह आज भी वह मोची बहुत खुश था। राजा ने उससे कहा, जब मैंने सुना कि तुम एक शाही रक्षक बन गए हो तो मैं चिंता करने लगा कि तुम आज रात का खाना कैसे खरीदोगे। गरीब आदमी ने राजा को बताया कि कैसे उसने चांदी की तलवार बेचकर एक लकड़ी की तलवार बनाई है। मोची ने फिर से कहा, चीजें ठीक वैसी ही हैं जैसी उन्हें होनी चाहिए। राजा महल में लौट आया। वह सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उस मोची के भगवान में पक्के विश्वास को हिलाया जा सके। अगले दिन राजा ने लकड़हारों के दल के मुख्य अधिकारी को बताया कि वह शाही रक्षक में आए नए गरीब आदमी को कहे कि 1 घंटे के अंदर उसे एक चोर का गला काटना है। मुख्य अधिकारी ने उस गरीब मोची से कहा, तुम अपनी तलवार ले चलो, तुम्हें एक चोर का गला काटना है। आज से तुम शाही जल्लाद हो। गरीब मोची ये सुनकर घबरा गया। सर कैसे काटूं? उस गरीब मोची ने रोते हुए कहा, मैंने आज तक कभी किसी का सर नहीं काटा, ऐसा करने की मेरी कोई मंशा भी नहीं है। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यह राजा की आज्ञा है। फिर वह अधिकारी मोची को लेकर एक खुले स्थान पर ले गया, जहां पर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। मोची ने अपने अधिकारी से बहुत ही धीमे स्वर में विनती की, माफ कीजिए, क्या मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अधिकारी ने कहा, तुम शौक से प्रार्थना करो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। गरीब मोची ने अपनी आंखें बंद कर ली और आसमान की तरफ देखते हुए काफी देर तक प्रार्थना करता रहा। अंत में वह मुख्य अधिकारी उस पर जोर से चिल्लाया, चोर का सर काटने का समय आ गया है, तुम अपनी तलवार निकालो। पर गरीब मोची को पता था कि उसे क्या करना है। उसने जोर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद कीजिए, जो सही हो वही कीजिए। अगर यह आदमी सच में अपराधी है तो मेरी तलवार की धार पूरे राज्य में सबसे तेज हो जाए, लेकिन अगर यह बेगुनाह है तो मेरी तलवार एक लकड़ी की तलवार में बदल जाए। यह कहते हुए उसने म्यान से अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे आसमान में ऊंचा उठा लिया। लोगों की भीड़ में यह सब देखकर भौचक्की रह गई। तभी भीड़ में से बाहर आते हुए राजा ने आदेश दिया, बस करो, आज यहाँ किसी का सर नहीं कटेगा। और यह कहकर वह हंसने लगा, क्योंकि असल में वहां पर कोई चोर था ही नहीं और ना ही किसी का सर काटने की कोई योजना बनाई गई थी। मोची ने उस आदमी को पहचानते हुए कहा, ओ तुम राजा हो? राजा ने कहा, और तुम एक समझदार इंसान हो। गरीब मोची ने कहा, मेरी प्रार्थना से ही मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद राजा ने गरीब मोची को अपना शाही सलाहकार नियुक्त किया, उसे अपने महल में बुलाया। गरीब मोची ने कहा, लेकिन भला एक गरीब मोची आपको क्या सलाह दे सकता है? राजा ने कहा, मैंने पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचा, और जब मुझे एक बुद्धिमान मोची, एक आभारी जलवाहक, एक धन्य लकड़हारे और एक विनम्र शाही रक्षक और एक ऐसे जल्लाद की सलाह मिलेगी जो बेगुनाहों पर अपनी तलवार नहीं उठाएगा, तो मुझे यकीन है कि सब कुछ बदलेगा और शुभ होगा। जैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ, और इस तरह से एक गरीब आदमी राजा का मुख्य सलाहकार बन गया, और राजा भी उसे अपने सलाहकार के रूप में पाकर बहुत खुश हुआ।
दोस्तों, ये अगली कहानी है चालाक सेठ और महाजन। सेठ भजनलाल होशियारपुर गांव का जमींदार था। उसके पास ढेर सारे खेत थे जिन पर कम करने के लिए उसने बहुत से मजदूरों को रखा हुआ था। सेठ भजनलाल एक बहुत ही कंजूस आदमी था, लेकिन धन जमा करने वाले सामान्य कंजूस नहीं, बल्कि धन खर्च करते समय उसे कंजूसी करने में बड़ा ही मजा आता था। वह मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता था, वह किसी बहाने से दूसरे दिन पर टाल देता था। बेचारे गरीब मजदूर इसलिए चुप रह जाते थे कि कहीं उन्हें शायद काम ना मिले। चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्योहार के दिन का इंतजार करता और उस दिन मजदूरों को बुलाकर उनके मजदूर का केवल एक ही हिस्सा देता था। वह भी इसलिए देता था कि मजदूर गाली गलौज ना कर सके। मजदूर बेचारे इसलिए चुप थोड़ा सा खुश होकर चले जाते थे, कम से कम एक दिन तो उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, और यह आशा लगाए हुए एक दिन सेठ उनका सारा बकाया जरूर चुकाएगा। यह सोचते आखिर यह सेठ इतना गरीब तो नहीं हो जाएगा कि उनके मजदूरी ही ना दे सके, क्योंकि सेठ के पास काफी धन है। एक दिन सेठ भजनलाल शहर में हर महीने लगने वाले बाजार में मवेशी खरीदने के लिए गया, क्योंकि उसकी गाय अब इतना दूध नहीं दे रही थी जो सबके लिए काफी हो जाए। बाजार में उसने दो गाय को पसंद किया और मोल भाव करके दाम तय कर लिया। अचानक उसे याद आया कि उसकी पैसों की मखमली थैली घर पर ही छूट गई है। अब वह दुविधा में पड़ गया। वह सौदे के हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि मवेशी का सौदागर कल तक इंतजार नहीं करेगा और किसी और के हाथ गायों को बेच देगा। उसने सोचा कि किसी न किसी तरह से पैसों का जुगाड़ यही करना होगा, ताकि उसी दिन गायों को ले घर ले जा सके। भजनलाल किसी महाजन की तलाश करने निकल पड़ा। बाजार के पास ही उसे एक महाजन मिल गया, लेकिन किसी जमानत या सुरक्षा के बिना वह उधार देने को तैयार न था। सेठ के पास उस समय एक चांदी की कटार थी जो उसके दादा ने उसे भेंट में दी थी। घर से बाहर जाते समय डाकुओं के डर से वह हमेशा यह चांदी की कटार अपने पास रखता था। सेठ भजनलाल ने अपनी कटार दिखाते हुए महाजन से कहा, यह हमारी पुश्तैनी कटार है, हमारे दादा की भेंट है। यह मेरे लिए अमूल्य है, लेकिन लाचारी है, इसलिए मैं इसकी जमानत देने को तैयार हूँ। महाजन कटार की जमानत पर उसकी जरूरत भर का ऋण देने को तैयार हो गया। भजनलाल ने ऋण ले लिया और कुछ ही दिनों में ऋण लौटाकर कटार वापस ले जाने का वादा भी कर लिया। उसके बाद वह बाजार में पहुंचा और गाय को खरीदकर अपने गांव ले गया। भजनलाल कई सप्ताह बल्कि कई महीनों तक महाजन को ऋण चुकाने के लिए नहीं गया। महाजन धीरज के साथ उसका इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि उसकी चांदी के कटार का क्या करे। क्या उसे बेचकर सूद के साथ ऋण का पैसा वसूल कर ले, लेकिन महाजन से कटार कौन कर लेगा। उल्टा उस कटार को कोई देख लेगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इसलिए महाजन चुपचाप ही रहा। उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का निश्चय किया। जब नौकर जमींदार के घर आया तो वह घर पर नहीं था। नौकर वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर से नौकर को जमींदार के पास भेजा गया, परंतु इस बार भी वह जमींदार को नहीं मिल पाया, क्योंकि वह बीमार होने के कारण सो रहा था। जमींदार के नौकरों ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया। महाजन इस आशा के साथ जमींदार मेरे नौकर के आने का संदेश पाकर ऋण लौटाने के लिए स्वयं आ जाएगा, कुछ दिन और वह इंतजार करता रहा। उसके बाद निराश होकर उसने एक योजना बनाई। जब अगली बार उसका नाई सुखराम उसके बाल काटने और हजामत करने के लिए आया तो उसने सारी कहानी नाई को बता दी और साथ में यह भी कहा कि जमींदार की कटार कहीं गायब हो गई है। अच्छा ही होगा कि अगर जमींदार ऋण वापस करके अपनी कटार लेने के लिए ना ही आए। महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में बड़ा ही माहिर होते हैं। उसके द्वारा शीघ्र यह खबर सब तक पहुंच गई कि जमींदार ने ऋण अभी तक नहीं चुकाया है। महाजन को जमानत में दी गई उसकी चांदी की कटार भी गायब हो गई है। सचमुच हुआ भी ऐसे ही। यह खबर आसपास के गांव में सब जगह फैल गई। जब वह नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया तब उसने यह खबर उसे भी सुना दी। भजनलाल को अब तक इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई थी कि उसने महाजन का ऋण नहीं चुकाया, क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। लेकिन अब उसे अनुमान लगाया कि बहुत से ग्रामीणों को उसके ऋण के बारे में पता लग गया है। इसलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि वह महाजन के पास जाकर यह कहेगा कि पैसे वापस लेने हैं तो मेरी कटार लौटा दो। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि उसे एक पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कटार खो जाने के कारण महाजन उसे लौटा ही नहीं सकेगा। फिर भी वह महाजन के पास पैसों से भरी एक थैली लेकर पहुंच गया। महाजन के घर पर जब जमींदार को यह बताया गया कि उसकी कटार चोरी हो गई है तो उसने खूब शोर मचाया। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, किसे विश्वास होगा कि महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा। वह फिर से चिल्लाने लगा, भला महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा। जमींदार भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए ठाके मारकर हंसने लगा।
जब घर के बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई तब जमींदार एक बार फिर से चिल्लाकर महाजन से कहने लगा, घर से के अंदर जाकर कटार की खोज में क्यों नहीं करते। जमींदार को उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर शीघ्र ही वापस आ जाएगा और यह कहेगा कि हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि वो कटार तो उसके पास है ही नहीं और इस तरह से ऋण का पैसे भी वापस नहीं करना पड़ेगा। महाजन अंदर गया और बहुत देर तक वापस नहीं आया। भजन लाल बार बार अपनी मखमैली पैसों की थैली निकालकर देखा रहा था, जिससे कि भीड़ को यह विश्वास हो जाए कि ऋण के पैसे ईमानदारी से वापस लौटाना चाहता है। इस तरह से वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। इतने में अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी आपकी कटार मिल गई। यह रही, मैंने ही इसे सुरक्षित रूप से रखा था, लेकिन कहाँ पर रखी थी मैं भूल गया था। क्या अब आप मेरा ऋण लौटा देंगे जो बहुत दिनों से बकाया पड़ा था। महाजन यह बात पूरी भीड़ को सुनाना चाहता था, इसलिए यह बात उसने बहुत ही ऊंचे शब्दों में कही। अब बेचारा सेठ भजनलाल अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। लाचार होकर उसे ब्याज सहित पूरे पैसों का भुगतान करना पड़ा। लोगों ने देखा कि वह ऋण चुकाने के बाद सर नीचे किए हुए वापस जाने लगा। उसकी इस हरकत पर लोग उस पर थू थू कर रहे थे, लेकिन जमींदार ने सर उठाकर किसी को नहीं देखा। भजनलाल को एक सीख मिल गई थी। जिन लोगों को उसके अपमान और शर्मिंदगी से लाभ पहुंचा वह उसके खेतीहर मजदूर थे। उन्हें अब समय पर मजदूरी मिलने लगी थी। दोस्तों, ये कहानियाँ यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी को लेकर। कहानी सुनने के लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया।